हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर GNX यानी कि बेसल फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम रिज़ल्ट क्या है वो करते हैं। वो क्या है, e⁻x/2 इंटू t-1/t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू -∞ to ∞ GNX इंटू t⁻n। तो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। हमने दोनों एक्सपोनेंशियल को, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया। अब हमने ये एक्सपेंशन खोली, e⁻xt/2 है और ये किसकी है, e⁻−xt/2। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 + x/2t 1/2 स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू टी स्क्वायर 1/3 क्यूब ऑफ x/2 इंटू टी क्यूब। ऐसे ही nth टर्म लिख ली और ऐसे ही हमने ये वाली टर्म्स लिख ली। अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करने की बजाय हम कोफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं। एक तो हम कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं t⁻0 यानी कि कांस्टेंट टर्म का, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स आएंगे। कोई t वाली टर्म होगी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, 1/t स्क्वायर, 1/t क्यूब एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म विदाउट t एक t⁻n और t⁻n, इसका अगर हम कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बेस पर अगर कोई ऐसा रिज़ल्ट बनता है तो वहाँ पर फिर उस रिज़ल्ट को देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ t0, ठीक है, t⁻0, अगर हम इसके कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो देखो क्या बनेगा विदाउट t। एक तो आएगा 1, ठीक है, एक ये ये यहाँ पर एक तो ये, इन दोनों को एक तो ये आएगा 1। एक t और 1/t को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। एक टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस 1/2 4th पावर ऑफ x/2 एंड सो ऑन। तो ये देखो हमारे पास जो मैं बोल रही थी, ये हमारे पास आ गई कोफिशिएंट्स ऑफ t0। ठीक है। और हमने जो पहले लेक्चर किए हुए हैं आप वहाँ चेक करो, ये किसकी वैल्यू है, ये J0x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, J0x की। अब हम करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ t⁻n। तो t⁻n का कोफिशिएंट देखो कहाँ से आएगा। आप t⁻n का कोफिशिएंट 1 को करेंगे इससे, t⁻n से। ठीक है। फिर आप इसके बेस पर अगर देखते हो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1/n+1 फैक्टोरियल इंटू x/2 n+1, ठीक है, इंटू t⁻n+1। तो इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो 1/t वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म होगी। तो अगर हम कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं तो ये टर्म बनेगी 1/n फैक्टोरियल x/2 1/n+1 फैक्टोरियल x/2 n+2 विद -1 एंड सो ऑन। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब हम अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे बनेगा समेशन। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल क्या है आपके पास, एक तो ये है n, फिर n+1, फिर n+2, ठीक है, n+1। अगर हम समेशन 0 से शुरू करते हैं, r = 0 to ∞, तो देखो n+0 n+1 n+2 फैक्टोरियल n+r आ गया। x/2 की पावर कितनी होगी n, फिर n+2 n+4, तो n+2r बन गया। ठीक है। उसके बाद -1 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ -1 की पावर 1 है, फिर प्लस है तो -1 की पावर 2 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, -1r। पहली टर्म क्या बनेगी, -1 फिर -1 माइनस -1 प्लस एंड सो। ठीक है। अब उसके बाद क्या बना, ये यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में यहाँ फैक्टोरियल वाली टर्म नहीं है, यहाँ एक और है। तो अगर यहाँ फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पर आप फैक्टोरियल 1 लिख दो और यहाँ पर फैक्टोरियल 0 लिख दो। फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 दोनों 1 होते हैं, तो यानी कि उसको आप लिख सकते हो r फैक्टोरियल। तो ये समेशन हमारा बन गया। ये समेशन जब हमारा बन गया, अब आप देख सकते हैं ये तो किसकी वैल्यू है, दिस इज़ J and X। तो t⁻n का जो कोफिशिएंट आया
वो क्या आया jnx। इसी तरह से आप t⁻n यानी कि 1/t⁻n का कोफिशिएंट कलेक्ट करोगे और बिल्कुल ऐसे ही टर्म्स जैसे अभी कराई हैं, तो ये बनेगा हमारे पास -1n इंटू gnx। और ये रिज़ल्ट हम कर चुके हैं, -1gnx इक्वल टू j-nx, यानी कि t⁻n का कोफिशिएंट आ गया j-nx। तो हम अब इसके बेस पर रिज़ल्ट लिख सकते हैं। हमारे पास t का कोफिशिएंट j0, ठीक है, t⁻n का jnx, इसका मतलब t⁻1 का j1x बन जाएगा, t⁻2 का j2x बन जाएगा, और इसी तरह से t⁻3 का j-3x बन जाएगा, t⁻4 का j-4 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा सारा यहाँ पर बन गया। अब अगर आप इसको समेशन के फॉर्म में कंबाइन करोगे तो ये वैल्यूज़ क्या है, -∞ भी जा रही है और +∞ भी जा रही है। तो n अप्रोचेस टू -∞ to ∞ gnx इंटू t⁻n। क्लियर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, क्या आया, e⁻x/2 t-1/t इंटू t-1/t समेशन -∞ to ∞ gnx t⁻n। यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं किसके, t की जो डिफरेंट पावर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इस एक्सपेंशन के अंदर, वो हमें क्या दे रहे हैं, बेसल फंक्शन वहाँ से हमें मिल रहा है डिफरेंट ऑर्डर का। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम e⁻x/2 t-1/t को हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल इक्वेशन या बेसल फंक्शन। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट। नेक्स्ट है ये फिर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अब हमने क्या करना है, jnx को इंटीग्रल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ये स्टार्ट होगा जनरेटिंग फंक्शन से। अभी हमने जनरेटिंग फंक्शन का रिज़ल्ट अभी निकाला है। कैसे हमने निकाला है, ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो दिस कैन बी रिटन एज j0x प्लस tj1x प्लस t² j2x एंड सो ऑन, प्लस क्या आया था आपके पास, t⁻1 का j-nx, t⁻2 का j-2x एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट हैं ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो रिज़ल्ट था j-nx वाला, ये वाला हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ताकि सभी टर्म जो j-3x है वो j3x की फॉर्म में ही आ जाए। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमारा आ गया। अब यहाँ से हमने j0x और इधर से j1x क्या आया, t-1/t, j2x t² एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ गया ये। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पुट t = cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो 1/t क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये हम पहले कर चुके हैं। दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में करा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। चाहे तो इसको रेशनलाइज कर लो या डी मॉर्विस थ्योरम से लिख लो, कैसे भी आप इसको लिख लो। तो अब हम अगर इनको प्लस करें तो क्या आएगा, 2 cos थीटा, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 2 आइटा साइन थीटा। नाउ बाय डी मॉर्विस थ्योरम t⁻n क्या बन जाएगा, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। 1/tn क्या बनेगा, cos n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा। इनको ऐड करेंगे 2 cos n थीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आइटा साइन n थीटा। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो जब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, e⁻x/2 2 आइटा साइन थीटा इक्वल टू j0x प्लस 2 आइटा साइन थीटा j1x प्लस 2 cos 2 थीटा j2x एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये बना आपका ये टर्म सबके साथ 2 है, केवल j0x के साथ 2 नहीं है। तो ये हमने कंबाइन करके लिख ली। इधर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, e⁻x थीटा इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारी टर्म थी यहाँ पर
ये वाली जो आइटा वाली टर्म थी वो ये लिखी हुई है, और विदाउट आइटा ये टर्म्स हैं वो हमने यहाँ लिख ली। अब यहाँ पर आप लगा दो e रेज़ दी पावर आइटा थीटा, किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एंगल कितना है यहाँ पर, x साइन थीटा इक्वल टू दिस। और ये भी, ये जो हम इंटीग्रल फॉर्म कर रहे हैं, ये जो हमारे पास आई है यहाँ पर वैल्यूज़, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आते हैं, और जिसको हम बोलते हैं जैकोबी सीरीज़। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जैकोबी सीरीज़ है वो निकालिए। तो हम जो हमारा प्रूफ कर रहे थे इंटीग्रल फॉर्म का, वो इस केस में यहाँ तक प्रूफ होगा। ठीक है, अब हम इससे जैकोबी सीरीज़ से आगे चलते हैं। ये हमारे पास दो आ गए एक्सप्रेशन, कॉस एक्स थीटा और साइन एक्स थीटा की वैल्यू आ गई, जिसको हमने कॉस एक्स थीटा को कहा 2, जो वैल्यू आई है एक्सप्रेशन आई है, और इसको कहा है हमने 3। अब हमने क्या करना है, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन आया है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस एन थीटा से, और इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to पाई। ठीक है, तो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में j0x कॉस एन थीटा, j2x कॉस एन थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं 4 कह के छोड़ रही हूँ। पहले हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। जो हमारे पास ये है, यहाँ पर देखो ये टर्म्स हैं, सभी कॉस वाली टर्म है कंबाइन करके, लेकिन वहाँ पर ये कॉस एन थीटा है। तो कॉस एन थीटा का मतलब उसमें n1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक केस में जब n2 है तो सेम होगा, बाकी सभी केस में डिफरेंट होगा। इस केस में जब n4 है तो सेम होगा और बाकी केस में डिफरेंट होगा। यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम थीटा कॉस एन थीटा विद इन द लिमिट 0 to पाई, जब m और n डिफरेंट है और जब m और n सेम है। तो जब m और n डिफरेंट हैं तो फॉर्मूला लगा दिया, ऐड कर लिया, ऐड करके इंटीग्रेट कर दिया। अब दोनों में साइन आ गया। ठीक है, और तो यानी कि जब साइन आ गया तो अब ये तो एक बार 0 पुट करना है और एक बार पाई पुट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बट सेकंड केस जो है, जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पर 0, ठीक है, हमारा न्यूमिनेटर में तो 0 है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर सेकंड केस में अगर m इक्वल टू n हो जाए तो ये भी 0 बन जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 है व्हेन m नॉट इक्वल टू n, यानी कि जब m n के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, नाउ व्हेन m इक्वल टू n, जब m n के इक्वल है तो ये कॉस के रन थीटा बन जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो जिसका इंटीग्रेशन लेंगे अब साइन वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इधर से केवल π/2 आएगा, 0 पर 0। यानी कि जिस केस में ये दोनों m और n इक्वल है उस केस में क्या आया है, π/2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप साइन का केस के लिए आप सॉल्व करोगे तो सेम आएगा, यानी कि 0 आएगा जब m n के इक्वल नहीं है और जब m n के इक्वल है तो π/2 आएगा। अब हम आते हैं अपने रिज़ल्ट पे, फोर्थ पे, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़रा चेक करो क्या आई थी, जब m n के इक्वल है तो π/2 थी, अदरवाइज़ 0 थी। तो ये हमारा इंटीग्रल था, ये हमारा क्या था, इंटीग्रल। यहाँ पर ये जब हमारा इंटीग्रल है, अच्छा एक वैल्यू और रह गई, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन थीटा, क्योंकि j0 तो कांस्टेंट है, कॉस एन थीटा का साइन में आएगा और साइन की वैल्यू तो 0 पर भी 0 होती है और पाई पर भी 0 होती है, तो ये तो 0 है। ठीक है, अब इस केस में देखो जब n2 है, जब n2 है तो बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, ये π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई आ गया। ठीक है, जब n4 है तो इसको छोड़कर बाकी सारे 0 आ गए। ठीक है, और यहाँ आ गया π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया। यानी कि क्या आ रहा है, π/jnx आ रहा है, π/jnx आ रहा है व्हेन m
पाई जी एन एक्स व्हेन m और n कैसा है। अब उसमें ये है क्या, ये भी देख लो, ये 2 है, 4 है एंड सो ऑन, यानी कि जब n आपका कैसा है, यहाँ पर इस केस में इवन होगा ना, 2, 4 एंड सो ऑन है, यानी कि जब n इवन है या 0 है तो वैल्यू आई पाई जी एन एक्स, और जब ऑड है तो 0 होगा, क्योंकि ऑड का मतलब अगर n 1 है या n 3 है या n 5 है तो कहीं भी वो इक्वल नहीं मिलेगा, वो कहीं भी इक्वल नहीं मिलेगा, तो वो सारा 0 होगा। ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू पाई जी एन एक्स है अगर n इवन है, और अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरह से जो फिफ्थ एक्सप्रेशन है, अगर हम उसको साइन एंड थीटा से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट करें तो सेम आएगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, 1 है, साइन है 1, ये देखो आप चेक कर सकते हो, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है इमेजनरी पार्ट में, ये या है 1 है या 3 है, यानी कि इवन के केस, ऑड के केस में बराबर आएगा और इवन के केस में 0 आएगा। तो क्या आया, ये क्या आया, पाई जी एन एक्स व्हेन n इज़ सॉरी, ये यहाँ पर है व्हेन n इज़ हमारे पास इवन है तो 0 और ऑड है तो पाई जी एन एक्स, यानी कि रियल पार्ट के जब वो कॉस वाली टर्म थी उस केस में पाई जी एन एक्स आया था अगर n इवन है, और इस केस में पाई एन एक्स आया है, पाई जी एन एक्स आया है व्हेन ऑड है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्सप्रेशन को, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इवन वाला केस भी हो गया और ऑड वाला केस भी हो गया, तो ये आ गया पाई जी एन एक्स, यानी कि जी एन एक्स, और ये किसके इक्वल है, इधर से आपने इनको ऐड किया तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, सो कॉस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई जे एन एक्स, where n is any integer, where n is any integer। ठीक है, यानी कि जी एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। ये रिज़ल्ट भी हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, एंड ये भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कुछ हमें ये रिज़ल्ट शो करना है। तो सबसे पहले हमने जैकॉबी सीरीज़ ली और इस जैकॉबी सीरीज़ में पुट कर दिया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो जैसे हमने थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किया, साइन पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। और इधर भी क्या बन गया, साइन एक्स पाई बाई 2 यानी कि साइन एक्स, तो हैज़ द रिज़ल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट J0 स्क्वायर प्लस 2J1 स्क्वायर एंड सो ऑन दिस इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी हमने जैकॉबी सीरीज़ ली, ठीक है, दिस इज़ अवर जैकॉबी सीरीज़। ठीक है, हमने फर्स्टली इसका स्क्वायर किया तो क्या बना, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इक्वल टू J0 स्क्वायर प्लस इसमें हर टर्म का स्क्वायर। अब इसमें सीधा सा हमने रिजल्ट लगाया है, अगर हम ये लगाएं, मान लो 3 के ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारी टर्म का स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर यही आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम तो है ही सबके साथ, तो ये 2 टाइम ए बी यानी कि 4 बन जाएगा, 4J0 J2 कॉस 2 थीटा, J0 J4 कॉस 4 थीटा। उसके बाद अगर हम J2 और J4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बचेगा, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, तो 2 और 2 अलग, तो 8 हो गया, 8J2 J4 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन। ये हमारे पास टर्म आ गई। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई, इंटीग्रेट करेंगे। और अभी हमने पीछे किया है, कॉस स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 वेयर एन इज़ एनी इंटीजर, और कॉस एन थीटा 0 होता है अगर एम एन के बराबर नहीं है, और अगर बराबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, और कॉस एन थीटा भी कितना होता है 0। ठीक है, अगर बराबर है तो पाई बाई 2, और अगर बराबर नहीं है तो कितनी होती है 0। क्लियर,
तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर जैसे हमने अप्लाई किया था यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखो J2 यहाँ पर ये तो ये आ गया, ये कितना है J0 J4, ये J2 J4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये जो टर्म है और इधर से ये cos स्क्वायर 4 थीटा, ये कितना आ रहा है cos स्क्वायर n थीटा, ये तो आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है π/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना था π/2, 2 इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये कितना आ गया J0 स्क्वायर प्लस 2 J2 स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से हमारा दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इन दोनों को कर लो ऐड। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल सेम, तो वो कितना आ गया 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और वहाँ पर वैल्यू आ गई, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई पाई। अब पाई इधर भी है पाई इधर भी है, उसको कैंसिल कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हमें ये रिज़ल्ट शो करना है। तो से दिस इज़ इक्वल टू 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनेगा cos x sin थीटा, और x sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x cos थीटा, और इधर क्या बनेगा 2J1 cos थीटा, J3 3 cos 3 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हमारा दोबारा से सेकेंड टाइम सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, आप कर सकते हो। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद पुट कर दीजिए थीटा इक्वल टू π/2। तो जब आप थीटा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास J0 शो दैट J0 इक्वल टू 1/π इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने क्या ली, अपनी जैकोबी सीरीज़ ले ली, और जैकोबी सीरीज़ लेके इसको इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट 0 to π। उसमें कॉस वाली टर्म ली है हमने और इसको इंटीग्रेट किया। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देख रहे हो एक ही तरह से चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको किया इंटीग्रेट करने के बाद अब हमारे पास ये टर्म आई है, तो अब इधर तो थीटा आ गया यानी कि पाई आ गया। ठीक है, इधर से यहाँ पर ये टर्म हमारे पास आई है साइन J2 sin 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि J4 sin 4 थीटा बाई 4। ठीक है, अब पाई J0 अब यहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है, पाई पुट करना है, तो थीटा की जगह पाई, क्योंकि 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो केवल अपर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट के लिए तो 0 ही है ऑलरेडी। तो अब ये कितना आ गया आपका sin 2π माइनस साइन 0, sin 4π माइनस साइन 0 एंड सो ऑन, और ये सारे क्या होते हैं 0 ही होते हैं। तो केवल पहली टर्म बचेगी पाई J0, तो पाई J0 आ गया, तो J0 कितना आ गया 1/π इंटीग्रल 0 to π cos x sin थीटा डी थीटा। हमने रिज़ल्ट कैसे प्रूव किया, हमें क्योंकि आप उसको ध्यान से देखो तो ये हमारी जैकोबी सीरीज़ का जो था cos x sin थीटा की वैल्यू निकाली थी, इसलिए हमने जैकोबी सीरीज़ से शुरू करके उसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट 0 to π। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए अगर आप थीटा को रिप्लेस कर देते हो π/2 माइनस थीटा में, तो थीटा को अगर 1 में π/2 माइनस थीटा में रिप्लेस करते हो तो ये आ गया हमारे पास, हमने थीटा को π/2 माइनस थीटा में रिप्लेस कर दिया, यहाँ साइन था तो कोस बन गया। ठीक है, और यहाँ सारी जगह हमारे पास क्या थे, साइन थे, कॉस बन गए। इसको इंटीग्रेट कर दो विद इन द लिमिट 0 to π, तो सारे आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि कॉस के डेरिवेटिव साइन में जाएंगे और साइन तो 0 होता ही है, चाहे वो पाई है चाहे वो 0 है। तो ये टर्म हमारी आ गई। ठीक है, तो J0 इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to π cos x sin थीटा डी थीटा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम करेंगे, ये हमने आज किया जनरेटिंग फंक्शन एंड इंटीग्रल फॉर्म और क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन। थैंक यू।